हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ईटे के तथा अस्थियां। ईटे के तथा अस्थियां जो हमारा एक मोटिवेट है, जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, एग्जाम के पर्पज से हम इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आसान भाषा में है इस वीडियो में। मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो चैनल है इसमें हिस्ट्री की क्लास भी होती है, पॉलिटिकल साइंस की भी होगी और ज्योग्राफी की भी होगी। ठीक है। और जैसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी का सिलेबस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। सबसे पहले जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ठीक है। उसके बाद विस्तार कहाँ तक था, जीवन निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, लिपि किस प्रकार की थी, मोहर, हड़प्पा सभ्यता के धर्म कौन कौन सा था वहाँ पे, जल निकास व्यवस्था, सामाजिक संरचना मतलब ऊंच नीच जो हर समाज में रहती है वो, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, हड़प्पा में घर कैसे थे, बस्तियों का विभाजन कैसे था, मतलब 2 बस्तियों में बटी हुई थी, दुर्ग और निचला शहर, उसको ये पढ़ेंगे। महान स्नान घर, मतलब वहाँ पे भी एक स्नान घर था, वो थोड़ा सा बड़ा था, जो हमारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। एक अलग ही टॉपिक है वो भी। अब बाट, मतलब बाट वो थे जो हमारे तोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बाट होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पतन मतलब जब वो समाप्त हो गई कैसे हुई वो भी पढ़ेंगे। शिल्प उत्पादन। तो सबसे पहले जो अब हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और त्रिकोण सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो सभ्यता का समय काल है वो क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब देखो, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। किसके द्वारा, रखालदास बनर्जी के द्वारा। और जो इनका नेतृत्व किया था इन दोनों का, जब खोज हो रही थी तो वो किसने की थी, जॉन मार्शल ने। कब, 1924 में। ठीक है। ये उत्खनन में जो वस्तुएं मिली थी वो कौन कौन सी थी, मिट्टी के बर्तन थे, मूर्तियां थी, उपकरण, ईंटें, आभूषण और बाट। ठीक है, ये सब मिला था हमें। अब जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था, ये भी एमसीक्यू में बन जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर फैला हुआ था। लाइक ये देख सकते हो आप, ये जो मैं गोला बना रहा हूँ इसके अंदर जितने भी है ना, ये सारा हमारा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, इन सब के क्षेत्र ही हैं। जैसे हमारा गुजरात में लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा, पाकिस्तान में चुनहुदड़ो, ऐसे, और राजस्थान में कालीबंगन। तो ये टॉपिक्स भी हम आगे कवर करेंगे, और अलग से एक मैप की वीडियो बनेगी जिसमें से मैप हमारा आता है, 5 नंबर का मैप आता है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारे टॉपिक्स चालू होते हैं इम्पोर्टेंट, वो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जीवन निर्वाह के तरीके। क्या, हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके। तो जीवन निर्वाह में सबसे पहले कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार, मत्स्य पालन। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जीवन निर्वाह इन चीज़ों से करते थे, जो कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है और शिकार है। कृषि में कैसे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। किस किस चीज़ों की, गेहूँ, जौ, दाल, सरसों, चना, तिल, बाजरा, चावल, कपास। ठीक है, ये इन सब चीज़ों को उगाते थे, मतलब खेती करते थे। और पशुपालन भी करते थे। पशुपालन किन किन चीज़ों का करते थे वो, भेड़ का करते थे, बकरियों का करते थे, सूअर का करते थे, भैंस, मवेशी जैसे जानवर भी पालते थे। और व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था उनका, व्यापार जो फैला हुआ था उनका मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये हमें जो प्रूफ मिले ना उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। और जो शिकार था, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे। तो हाँ, करते थे। वो हमें कैसे पता चला, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। क्यों, कैसे पता चला, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें से 8 नंबर का बनता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी तकनीक, मतलब वो कृषि कैसे कैसे करते थे, क्या क्या यूज़ करते थे और कहाँ से पानी आता था, सब इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे।
हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी में सबसे इम्पोर्टेंट था वर्षभ बेल, हल, जुते हुए खेत, औजार, सिंचाई और जलाशय। ठीक है, अब वर्षभ बेल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। हड़प्पा मोहरों से वर्षभ बेल की जानकारी मिलती है। मिल गई। हड़प्पाई निवासी जो खेत जोतते थे बेल का प्रयोग करते थे। ठीक है जी। वर्षभ बेल कहाँ मिला? बनावली में मिला। इसको ध्यान से देख लेना, इसमें से एमसीक्यू बन जाता है। अब देखो सेकंड टॉपिक, जुते हुए खेत कहाँ मिले? राजस्थान, कालीबंगन। ये देखो, ये ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जो एक एक नंबर के बन जाते हैं। एक खेत में 2 फसलें उगाई जाती थी। जल की पूर्ति कुओं से और वर्षा के पानी से होती थी। किससे होती थी? कुएं से और वर्षा के पानी से। क्यों? सिंचाई करने हैं। तो मतलब सिंचाई जो करते थे वो कहाँ से लाते थे पानी को? कुओं से और वर्षा के पानी से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इसी का जो टॉपिक है उसमें है जलाशय। जलाशय कुछ स्थानों में कुओं से भी पानी लिया जाता था। प्रमाण जो मिले हैं हमें वो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा। कहाँ से मिले हैं जी? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा। अब जो सिंचाई के लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। अफगानिस्तान के शोरतुगई में साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट है, सिंचाई के साक्ष्य कहाँ मिले? अफगानिस्तान के शोरतुगई में। ठीक है दोस्तों। औजार, फसल कटाई के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे जिनमें लकड़ी के हत्थे लगाए जाते थे। मतलब जो हमारे फसल कटाई के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें फट्टे लगाए जाते थे। फट्टे मतलब जो हत्थे होते थे, नीचे जो हत्थे लगे रहते हैं लकड़ी के, उसे बोल रहा है। ठीक है दोस्तों। और जो हल है, हल मिट्टी के हल तथा वर्षभ का साक्ष्य बनावली में मिला। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखो हड़प्पाई लिपि। अब हमारा टॉपिक आता है हड़प्पाई लिपि। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, प्लस इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पाई लिपि जो थी चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक लिपि क्यों? क्योंकि ये जो हड़प्पा के लोग थे सीधा जो देखते थे उसी का चित्र बना देते थे। जस्ट लाइक ये देखो आप, यहाँ पे घोड़ा बन रहा है और यहाँ पे आंखें बन रही हैं, यहाँ पे भी आंखें बन रही हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे बने हुए। तो ये चित्रात्मक थी, जिसे देख के समझा जा सकता था कि क्या बनना है। ठीक है, और ये जो लिपि थी कहाँ से कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर, मतलब दाएं से बाईं ओर। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, ऐसे, मतलब जैसे हम हिंदी लिखते हैं ऐसे इधर की तरफ से, लेकिन जो हमारी हड़प्पा लिपि थी वो ऐसे लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। कैसे? दाएं से बाईं ओर। ठीक है दोस्तों। अब जो ये जो लिपि थी इसे क्या कहते थे? बूस्ट्रोफेडन शैली भी कहते थे। क्या कहते थे? बूस्ट्रोफेडन शैली भी कहते थे। इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। कितने? 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अभी इसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया, मतलब कुछ तो समझ गए, लेकिन जो कुछ शब्द थे वो अभी तक पढ़े नहीं गए कि इसका मतलब था क्या। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं वहाँ पे। तो हमारा आगे जो मैं बताया था, हमने मोहर के बारे में पढ़ेंगे। अब मोहर का ये टॉपिक है। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। मतलब जो लंबी दूरी जो हमें लंबी दूरी के लिए बहुत सारा सामान है उसको हमें सेफली भेजना है, तो उस पर हम क्या करेंगे? एक हमारी जो बोरी होती थी, बोरी के अंदर सामान रखा जाता था। जो सामान रख दिया, अब वो खुला थोड़ी रखेंगे। उसके ऊपर उन्होंने ये करा कि अगर कोई इसमें से सामान ना निकाल ले, पहले तो उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे, फिर उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देते थे। मोहर किस टाइप की होती थी? ये इस टाइप की मोहर। इस पर चित्र होते थे या मालिक की पहचान होती थी इसमें, या ये बने होते थे घोड़े या वर्षभ बेल बना होता था, जो मैंने बताया था आपको। उदाहरण, किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। व्यापार वस्तुओं बंडलों के मुख को रस्सी से बांधा जाता था। उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा कर उस पर मोहर से दबाया जाता था, जिससे उस पर छाप पड़ जाती थी। जो मैंने अभी बताया, जो हमारा वस्तुओं का बंडल होता था, मतलब जो मैंने अपने बोरी वगैरह बताई, उस पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर जो मोहर या छाप छोड़ दी जाती थी। ठीक है। मोहर पत्थर का उपयोग जो होता था, सेलखड़ी पत्थर था। सेलखड़ी पत्थर एमसीक्यू बन जाता है। आकार आयताकार और गोलाकार होते थे मोहरों के। मोहर पर जानवरों और पुष्पों या कुछ लिखित में होता था।
लिखित में जो होता था मालिक की पहचान होती थी, जो मैंने बताया था आपको मालिक की पहचान होती है। मोहर का प्रयोग व्यापार में, संचार में मालिक की पहचान के लिए किया जाता था। और वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली एक अनूठी व्यवस्था थी। निर्माण के साथ जल निकास की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों के बीच पक्की नालियां बनाई गई थी। मेन सड़क होती है, उसके बाद गलियां होती हैं, उसके बीच जो है पक्की नालियां बनाई गई थी। मतलब साइड में जो हमारे आज जो होते हैं, पहले हमारा मेन रोड होता है, उसके बाद गलियां होती हैं, उसके अंदर गलियों के अंदर नालियां होती हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अधिकांश मकानों पर नालियां थी। मतलब देखिए हड़प्पाई भवनों की ईंटें देखकर ऐसा पता लगता था कि पहले नाली बनाई गई, उसके बाद भवन। मतलब देख के पता लगाया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कि पहले नालियां बनी होंगी, उसके बाद घर बने होंगे। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर आता था। इन नालियों द्वारा जल बड़े बड़े नालों से मिल जाता था। ठीक है। और इसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। मतलब ग्रिड पद्धति से ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर कैसे? अब ग्रिड पद्धति समझ लो। ग्रिड पद्धति क्या है? ग्रिड पद्धति का मतलब है शहर की सड़कों और गलियों को इस तरह बनाया गया था कि सीधी रेखाओं में हो और एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। मतलब समकोण पर वैसे 90 डिग्री पर काटती हो, इस टाइप से बनाया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता। इस धार्मिक मान्यता के तो स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यही इनकी धार्मिक मान्यता होगी। जैसे आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति, माना कि वो मातृ देवी है। मतलब ये जो आभूषण से लदी हुई नारी थी, तो मूर्ति के ऊपर पहनाए गए थे आभूषण, तो उन्हें लगा कि ये उनकी मातृ देवी होगी। इतनी एक हाथ के राजा की मूर्ति मिली, तो उन्हें पता लगा कि वो इनकी पूजा करते होंगे, इस वजह से इनका वो बनाया, लेकिन इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है। योगी की मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, माना कि वो शिव जी हैं। देख लीजिए, ये जो हमारा ये चित्र है, इसमें योगी की मुद्रा में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये जो है शिव जी हो सकते हैं। ठीक है। पत्थर के शंकु आकार वाली वस्तुएं शिवलिंग के रूप में बताया गया। जो शंकु के आकार की वस्तुएं हैं, तो उन्हें क्या बताया गया है? शिवलिंग के रूप में बताया गया। पेड़ पौधों से माना कि प्रकृति की पूजा करते होंगे। जानवरों की पूजा बैल, वृषभ, पशुपतिनाथ, सूर्य, चंद्रमा। मतलब वो जानवरों की भी पूजा करते थे, जैसे बैल, वृषभ, पशुपतिनाथ, सूर्य, चंद्रमा पूजा। मतलब वो प्राकृतिक से ज्यादा जुड़े हुए थे। ये साफ सीधा मतलब ये है इसका। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा समाज में जो सामाजिक संरचना थी वो कैसी थी। सामाजिक संरचना भी लाइक ऐसे कि हड़प्पा सभ्यता में भिन्नताएं थी। कैसी कैसी भिन्नताएं? ऊंच नीच, मतलब कोई जो अमीर है वो ऊंचे दर्जे का, जो गरीब है वो नीचे दर्जे का। ठीक है। इस टाइप की संरचना यहाँ पे भी थी। जैसे हड़प्पा समाज के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। इन भिन्नताओं की जानने के स्रोत क्या थे? इन भिन्नताओं के जानने के स्रोत थे सावधान विधि। हड़प्पा सभ्यता की सावधान विधि, मतलब हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को दफनाने के लिए सावधान विधि काफी प्रचलित थी। सावधान विधि क्या है? मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था। सावधान विधि में शव के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और औजार तथा भोजन जैसी वस्तुएं रखी जाती थी। इन वस्तुओं से लोगों के धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक स्थिति का पता चलता था। मतलब ये जो वस्तुएं हैं, इससे क्या पता चलता था? धार्मिक व्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति का पता चलता था। कब्रों के आकार को उनमें रखी वस्तुओं में अंतर से समाज में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं का पता चलता था। मतलब जो नीची कम पैसे वाला होगा वो कब्रों में कम चीजें रखेगा और कम कीमती चीजें रखेगा, और ज्यादा पैसे वाला कब्रों में ज्यादा कीमती चीजें रखेगा। तो इससे भी पता चलता था कि हमारा यहाँ पे भिन्नताएं थी। ठीक है। आगे इसी का टॉपिक पढ़ते हैं। इसी के टॉपिक में आता है हमारी विलासिता की वस्तुएं। मतलब हड़प्पा सभ्यता विलासिता की वस्तुएं थी जिनका उपयोग मुख्यतः धनी और उच्च वर्ग वाले करते थे। मतलब विलासिता की वस्तुएं तो होंगी, फिर वो कीमती वस्तुएं होंगी जब ऊंचे और मुख्य तत्व वाले लोग ही उसका इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए सोना और चांदी के आभूषण। सोना और चांदी तो अभी भी महंगा है भाई। सोना और चांदी के आभूषण, कीमती पत्थरों जैसे कार्नेलियन, लेपिस लाजुली आदि के आभूषण, हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं, तांबे एवं कांसे के सुंदर वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थरों से बने मनके। ठीक है। मनके यानी ब्रिज।
निष्कर्ष जो है इन विलासिता की वस्तुओं से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में धनी और गरीब वर्ग के बीच आर्थिक अंतर मौजूद था। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम अपना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। मतलब जो जानकारी मिलती थी हड़प्पा सभ्यता की वो किस किस चीज़ों से मिलती थी। पुरातात्विक उत्खनन, मतलब पुरातात्विक उत्खनन में जो खुदाई हुई उसमें क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन आदि से प्राप्त अवशेष। मतलब इन जगहों से क्या मिला, हमें अवशेष मिले। ठीक है। मकान एवं नगर योजन, मतलब सड़कें, नालियाँ, कुएं, स्नानघर और भवन, मोहरे, पशुओं के चित्र एवं लिपि, इन सब चीज़ों से पता चला हमें। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, दैनिक जीवन और कला की जानकारी, मतलब मिट्टी के बर्तन भी मिले जो हमारी खुदाई हुई थी उसमें। औजार एवं हथियार, पत्थर, तांबा और कांसे के उपकरण, आभूषण एवं मन के शिल्पकला और व्यापार की जानकारी। मूर्तियाँ, मातृ देवी, पशु तथा कांसे की नेत्रिका की मूर्ति, मतलब मातृ देवी की मूर्ति मिली। बाट एवं माप, मतलब बाट और माप भी मिले हमें, जो हम आगे टॉपिक चेक इसका पूरा वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अन्ननगर, कृषि और खाद्यान्न भंडार की जानकारी। अन्ननगर वो था कि जहाँ पे हमारा जो हमारे स्टोर करते थे चीज़ें, मतलब गेहूँ, चावल वगैरह ये स्टोर करके रखते थे अन्ननगर में। कब्रें, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं। कंकाल एवं अस्थियां, मतलब कंकाल भी मिले वहाँ के लोगों के। लिपि, प्रशासन व्यवस्था और सांस्कृतिक के संकेत, हालांकि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, मतलब जो हड़प्पा की लिपि है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी स्थापत्य कला। हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे वो हड़प्पा सभ्यता के घर सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए थे। मतलब जो घर थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि अब के जो गाँव वगैरह है ना वो भी फेल हो जाएं, ऐसे घर थे। अधिकांश घर पर पक्की ईंटों से निर्मित थे, मतलब जो सारे जितने भी आधे से ज़्यादा घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। घरों के बीच में जो खुला आंगन था और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। अधिकांश घरों में रसोई घर, स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था थी। कई घरों में निजी कुएं भी पाए गए। कुओं की संख्या लगभग 700 से 700 थी। घरों का गंदा पानी पक्की नालियों के माध्यम से मुख्य नाली तक पहुंचाता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों की ओर खुलते थे। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के घर मिले हैं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता चलता है। ये गृह निर्माण हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर योजना का प्रमाण है। भूमि तक ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, कि खिड़कियां होती थी या नहीं होती थी। मंजिल 2 होती थी क्योंकि सीढ़ी भी मिली है वहाँ पे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम बस्तियों का विभाजन। अब जो बस्तियों का विभाजन था वो 2 तरीके से था, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर में 2 भागों में विभाजित था, मतलब दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में क्या था, नगर का ऊंचा भाग होता था। इस ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। इसके चारों ओर मजबूत पक्की ईंटों की दीवार होती थी। ये शासक वर्ग, अधिकारी तथा महत्वपूर्ण भवन स्थित होते थे। महान स्नानघर, अन्ननघर तथा अन्य सार्वजनिक भवन इसी भाग पे थे। यह प्रशासनिक एवं धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मतलब ये जो हमने टॉपिक पढ़े इससे यही पता चलता है कि दुर्ग में जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग रहते थे, प्लस वहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, महान स्नानघर भी वहीं था, ग्रेट बाथ और अन्ननघर भी वहीं था, जहाँ पे खाना स्टोर करके रखा जाता था, गेहूँ वगैरह। तो पता चलता था कि वहाँ पे ही धार्मिक कार्य ही किए जाते होंगे वहाँ पे। निचला शहर, ये नगर का निचला और बड़ा भाग था। यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते थे। ये सामान्य लोग रहते थे। घर के सड़कों के दोनों की सुव्यवस्थित ढंग से बने होते थे। यह यहाँ बाजार, कार्यशालाएं तथा सामान्य आवास स्थित थे। इस भाग में सड़कें, नालियाँ और जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी निचले शहर में। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। और जो इसका निष्कर्ष निकलता है, हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्य रूप से दुर्ग और निचला नगर इन दोनों भागों में विभाजित थे, जो उनके सुनियोजित नगर योजना का प्रमाण है। नेक्स्ट स्लाइड के लिए वो बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक भी आ जाएगा हमारा, विशाल स्नानघर। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो विशाल स्नानघर में, ये नहीं कि वहाँ पे नहाने जाते थे, ये नहीं, ये एक धार्मिक मान्यता वाला विशाल स्नानघर था। जैसे विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में स्थित था।
इसका निर्माण पक्की ईंटों से भी किया जाता था, पक्की ईंटों से ही किया गया था। यह लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसमें उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। ये देख सकते हो आप, ये सीढ़ियां बनी हुई यहाँ से। इसमें पानी भरने और निकालने की उत्तम व्यवस्था थी, मतलब जो पानी इसका निकल सकता था, यहाँ पे नीचे जो पानी निकलने की व्यवस्था थी, और प्लस पानी ऊपर से डाल भी सकते थे, जो ये नदी से कनेक्ट था। इसके दीवारों और फर्श को जलरोधी बनाया गया था, ठीक है, वाटरप्रूफ बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों तथा सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। मतलब ये जो स्नानघर था, इसको धार्मिक कार्यकारों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बनाया गया था, ठीक है, रोजमर्रा के लिए नहीं। कि नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता में थे वो बाट जो थे, बाट यानी जो हम तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बाट, वो जो चाटनामा पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़े बाटों का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, आभूषण और मनके बनाने के लिए। छोटे बड़े बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों की तोलने के लिए किया जाता था। मतलब जो हमारे ये छोटे बड़े जो बाट हैं, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता था? आभूषणों को तोलने के लिए किया जाता था। धातुओं के पल्ले भी बनाए गए थे, ये धातु के पलड़े, ये ठीक है। बाट का आकार घनाकार होता था, घनाकार, ये इस टाइप का देख सकते हो आप, ये रहे, घनाकार होता था। कोई सिक्का नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई मनी वनी नहीं थी, कोई मनी नहीं चलती थी वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारण। ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हुई। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसी कारण से ही सभ्यता का नष्ट हुआ, ठीक है। ये सबसे पहले आता है इसके सिंधु नदी का बार बार बाढ़ आना, मतलब सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आ जाने के कारण भी सभ्यता नष्ट हुई। इसका भी प्रमुख कारण नहीं है, पता नहीं चला। नदियों का मार्ग बदल जाना, मतलब जो नदियां थी आसपास, उनका मार्ग बदल के हड़प्पा सभ्यता की ओर हो जाना। भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं, मतलब जो भूकंप वगैरह आते थे, प्राकृतिक आपदा आती, उससे हो सकता है, क्योंकि वो जो हड़प्पा सभ्यता मिली है वो मिट्टी के नीचे से मिली है, तो इसी वजह से क्या हो सकता है कि वो भूकंप वगैरह आए हों। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कमजोरी है, व्यापार में गिरावट, मतलब आर्थिक कमजोरी आई होगी जिसके कारण उन्होंने पलायन कर लिया होगा, ये भी कहा जाता है। वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का कम होना, मतलब जो आसपास के वन वगैरह थे उनको ज़्यादा कट जाना और प्राकृतिक संसाधन का कम हो जाना, जिससे वहाँ पे पलायन हुआ होगा, ये भी एक कारण है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम अपनी। नेक्स्ट जो आता है हमारा शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उद्योग अत्यंत विकसित था, मतलब शिल्प उत्पादन ज़्यादा ही विकसित था हड़प्पा सभ्यता में। शिल्प उत्पादन आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब शिल्प उत्पादन जो था हमारा मिस्र, अफगानिस्तान वगैरह तक भी फैला होता था, क्योंकि ये इनका आर्थिक कारण भी था। शिल्पकार मनके, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं, मोहरों तथा मूर्तियां बनाते थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, शंख, हाथीदांत तथा कीमती पत्थरों से उपयोग किया जाता था। मतलब ये इम्पोर्टेंट चीजें थी जिससे वो बनाया जाता था, क्या हमारा शिल्प। मनकों के निर्माण के लिए चट, कालेनियन, लेपिस, लाजुल, अगेट आदि पत्थरों का प्रयोग था। मिट्टी के बर्तनों को चाक पर बनाकर भट्टी में पकाया जाता था। शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो थे चुनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा और हड़प्पा थे। तैयार वस्तुओं का उपयोग घरेलू कार्य, व्यापार तथा निर्यात के लिए किया जाता था। मतलब जो आता है उसे आयात, जो हमारी कंट्री से जाता है उसे निर्यात कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकारों के अलग अलग कार्यस्थल, वर्कशॉप भी पाए गए थे। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड जो आती है हमारी उपमहाद्वीप तथा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुएं, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं आती थी वो कहाँ से आती थी। राजस्थान से तांबा, दक्षिण भारत से सोना, गुजरात से कार्नेलियन तथा शंख, अफगानिस्तान के शोरतुगई से लेपिस लजूली, ईरान से फिरोजा, ओमान से तांबा तथा बलूचिस्तान से चट, तांबा या अन्य पत्थर आते थे। महाराष्ट्र से दक्कन के आगेट, जेस्पर, चालसेडोनी, ये सब चीज़ें आती थी कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता में निर्यात होती थी ये चीज़ें। कहाँ से, राजस्थान, दक्षिण भारत, गुजरात, अफगानिस्तान के शोरतुगई, ईरान, ओमान, बलूचिस्तान, महाराष्ट्र।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट कर दें, एंड अपने जो 12th क्लास के साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें।